हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे उस चैप्टर के टॉप 28 क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है शब्दावली। तो फ्रेंड्स, शब्दावली से जैसा कि आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे कि शब्दावली के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वो टॉप 28 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो शब्दावली के चैप्टर से है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी का सिलेबस है, तो हिंदी के सब्जेक्ट में से इस चैप्टर से क्वेश्चन तो बनता ही है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है पारिभाषिक शब्दावली है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, ये है क्या पारिभाषिक शब्दावली। तो ये है सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। जी हाँ दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली, सिंपल सा पारिभाषिक शब्दावली हम किसे कहते हैं, जो सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम शब्दावली कहते हैं। तो उसी पारिभाषिक शब्दावली का मतलब यही हुआ, सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्द है। तो ये पारिभाषिक शब्द क्या होता है। अभी तक तो हमने पढ़ा था पारिभाषिक शब्दावली, तो इसको हमने जान लिया कि पारिभाषिक शब्दावली क्या है, जो सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अब पारिभाषिक शब्द के ही बारे में पूछा जा रहा है कि पारिभाषिक शब्द क्या होता है। तो पारिभाषिक शब्द होता है एक निश्चित अर्थ रखता है। क्या रखता है पारिभाषिक शब्द, क्या होता है, एक निश्चित शब्द अर्थ रखता है, वही क्या होता है, पारिभाषिक शब्द होता है। तो एक निश्चित अर्थ रखता है। जैसे किसी की परिभाषा बताई जाए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि जैसे कि क्षोभ मंडल की परिभाषा दी जाए, या मनोविज्ञान की परिभाषा दी जाए, तो हम मनोविज्ञान का मतलब जिस शब्द से समझेंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है, वही तो है एक निश्चित उसका अर्थ है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि पारिभाषिक शब्द क्या होता है, किसी का एक निश्चित अर्थ बताता है, तो वही क्या होता है, पारिभाषिक शब्द होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक निश्चित अर्थ रखता है। तो आप समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन को, पारिभाषिक शब्दावली के बारे में भी। जब शब्दावली क्या होती है, सुनिश्चित मतलब सही ढंग से प्रयुक्त होती है, तो वो पारिभाषिक शब्दावली हो गई, अच्छी शब्दावली हो गई। और पारिभाषिक शब्द क्या होता है, जब हम किसी की परिभाषा बताते हैं, किसी का अर्थ बताते हैं, तो ये पारिभाषिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक निश्चित अर्थ रखता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पारिभाषिक शब्दावली है, जो अपनी सही ढंग से प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, पारिभाषिक शब्दावली, इसकी आवश्यकता कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है फ्रेंड्स, वो होती है शिक्षा एवं सरकारी काम के लिए। कहाँ पर होती है, शिक्षा एवं सरकारी काम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो ये पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, हम बोल देते हैं, हम अपने में ही समझ लेते हैं क्या है, पर जो हमें सही ढंग से लिखना और बोलना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है शिक्षा में। जी हाँ दोस्तों, क्या आप शिक्षा में पानी को वानी लिख सकते हैं, नहीं, हम आम तौर पर ऐसे बोल देते हैं पानी वानी, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। पर शिक्षा है या सरकारी काम के लिए, जैसे कि डी ऑप्शन दिया गया है, क्या हम लिखते या पढ़ते हैं बुक में पानी वानी लिखा रहता है क्या, नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ जल या पानी का। तो ये क्या है, ये प्रयुक्त शब्द है, सुनिश्चित शब्द है, तो यही क्या कहलाता है, पारिभाषिक शब्दावली। तो इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है शिक्षा एवं सरकारी काम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का अधिकार है। तो देखिए फ्रेंड्स, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण का अधिकार क्या होता है, निर्माण का अधिकार होता है केंद्रीय सरकार को। क्या होता है, केंद्रीय सरकार को। यदि वो कोई शब्द निकालना चाहते हैं हिंदी का, या फिर उसे हिंदी का अर्थ, जो हिंदी का इंग्लिश मीनिंग जानना चाहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार होता है केंद्र सरकार को। किसे होता है, केंद्र सरकार को। जैसे डिक्शनरी में आप 4 वर्ड और जोड़ना चाहते हैं, वो 4 वर्ड है नहीं, पर आप डिक्शनरी में जोड़ना चाहते हैं, कोई 4 वर्ड है या 10 वर्ड है कोई भी, तो वो क्या है, वो है नहीं, उसे हम लॉन्च करना चाहते हैं कि हाँ, इस जगह पर इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए, या फिर इस शब्द का भी निर्माण होना चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, किसके पास अधिकार है, केंद्रीय सरकार को अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता हुई है। तो पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता कहाँ पर हुई है फ्रेंड्स, तो ये हुई है तकनीकी विषयों की रक्षा के लिए। तो बिल्कुल सही आंसर है, तकनीकी विषयों की शिक्षा के लिए भी होता है। बी है, सरकारी काम में एक रूपता बनाए रखने के लिए, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, तो ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, एक समान आधिकारिक शब्दावली का प्रयोग निश्चित करने के लिए तथा अपनी भाषा
के प्रयोग के लिए, तो ये भी बात सही है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, इसलिए कि जैसा कि ए बी सी ऑप्शन दिया गया, ये तीनों राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर हुई है, जैसा कि सी ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत हैं। तो जो हिंदी पारिभाषिक शब्दावली है, इसके कितने स्रोत हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसके 4 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पारिभाषिक शब्दावली बनाने का काम व्यक्तिगत तौर पर सर्वप्रथम आरंभ करने वाले व्यक्ति थे। तो ये अब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हिंदी जो पारिभाषिक शब्दावली है, इसको बनाने का काम कौन से व्यक्ति सर्वप्रथम प्रारंभ किए थे। तो इसको किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किए थे, डॉक्टर रघुवीर ने। जी हाँ दोस्तों, किसने, डॉक्टर रघुवीर ने। जिससे कि आपका माइंड तुरंत गया होगा भारतेंदु पर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, इनको प्रारंभ कौन किया, डॉक्टर रघुवीर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण तो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। अब इसको निर्माण करने के लिए कोई संस्था तो होगी ही। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होगी। तो कौन सी संस्था है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें संस्था है फ्रेंड्स, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का अस्थायी आयोग। कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का अस्थायी आयोग। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यही संस्था है जो पारिभाषिक शब्दावली को तैयार करती है, जो निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वैज्ञानिक ही करेंगे, वैज्ञानिक तथा तकनीकी आयोग पर ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक विधि शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का नाम है। तो पारिभाषिक विधि पूछा जा रहा है, पारिभाषिक शब्दावली नहीं। अभी तो 8वें क्वेश्चन में पूछा गया था पारिभाषिक शब्दावली, पर हम आपको हर वीडियो में रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पहले समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि पारिभाषिक विधि शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का नाम है। तो विधि शब्दावली पूछा जा रहा है। तो इस संस्था का नाम है विधायी आयोग। क्या नाम है, विधायी आयोग। क्या करती है, पारिभाषिक विधि शब्दावली तैयार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अपनी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में शब्द लिया जाता है। तो वो कौन सा शब्द है जो अपनी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में शब्द लिया जाता है। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में, शब्दावली के पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में, तो वो किसको लिया जाता है फ्रेंड्स, वो संस्कृत है। संस्कृत, हिंदी तथा भारत की प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं से, इन्हीं सब भाषाओं से क्या होता है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आप बिल्कुल गलती से अंग्रेजी पर मत टिक करिएगा, क्योंकि अंग्रेजी राइट आंसर नहीं है। संस्कृत हिंदी है, संस्कृत हिंदी है, और भारत की जो प्रमुख प्रादेशिक भाषाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं से, इन्हीं सभी का क्या होता है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण होता है, इन्हीं सभी भाषाओं का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सही विकल्प बताइए। तो इसमें सही विकल्प बताना कैसे है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में एक जगह खाली स्थान है जैसा कि ये। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि यहाँ रखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्ञान की किसी विशेष विधा या कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्ञान की किसी विशेष विधा, ज्ञान की किसी विशेष विधा या कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, पारिभाषिक शब्दावली ही तो कहते हैं फ्रेंड्स। जो शिक्षा होता है, ज्ञान होता है, शिक्षा होता है, ज्ञान होता है, उसमें क्या करते हैं, पारिभाषिक शब्दावली का ही तो प्रयोग करते हैं। जो सुदृढ़ हो वही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली कैसी शब्दावली होती है, जो अच्छे से प्रयुक्त हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, रिक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, बिल्कुल आपको याद होगा। कुछ वर्ड हिंदी में लिखा होता है, उसको पूछ लिया जाता है कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, और कुछ क्वेश्चन में ऐसे इंग्लिश में दिया होता है और उसका हिंदी पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, रिक्ति को हम क्या कहते हैं, रिक्ति मतलब खाली स्थान। तो रिक्ति को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैकेंसी। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वृत्ति अथवा मजदूरी। अब देखिए फ्रेंड्स, मजदूर अलग होता है,
मजदूर जो काम करता है वो उसे कहते हैं मजदूर। मजदूरी क्या होता है, मजदूर जिस काम को कर देता है तो उसके लिए कुछ पैसा लेता है, तो वही पैसा क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है। तो मजदूर और मजदूरी में आप समझ गए होंगे अंतर क्या होता है। तो जो मजदूरी होता है, जो पैसा लिया जाता है, जो मजदूर अपने मेहनत का पैसा लेता है, मजदूरी लेता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं वेज। क्या कहते हैं, वेज। और इसी वेज को वेतन भी कहते हैं, जैसा कि आप सैलरी, वेतन इस सब से परिचित होंगे। तो मजदूरी को क्या कहते हैं, वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, निर्देश भी दिया गया कि 14 से 28 तक, क्वेश्चन 14 से 28 तक निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के सही तथा गलत दोनों है। सही तथा गलत दोनों है, परंतु ऑप्शन में मतलब सही दिया गया है ऑप्शन और गलत भी दिया गया है, पर हमें गलत अर्थों का चयन करना है। क्या करना है, गलत अर्थों का। जैसे क्वेश्चन दिया गया एड्रेस, तो एड्रेस मीन्स पता होता है, अभिभाषण होता है, संबोधन होता है, सूचना होता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया। अब इसमें से कोई एक गलत है, जो एड्रेस का हिंदी में वो मतलब नहीं होता है, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो गलत है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, सूचना क्या कहता है, सूचना इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो एड्रेस तो इसका इंग्लिश बिल्कुल नहीं होगा, तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है। बी ऑप्शन सूचना गलत है। इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इन्फॉर्म कहते हैं या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबल। असेंबल मीन्स होता है जुटना, जोड़ना, इकट्ठा करना, पर ऊपर नीचे करना का क्या कहते हैं, अप डाउन कहते हैं। तो इसका असेंबल का क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा गलत है, डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है ऑडियंस। अब ऑडियंस मीन्स क्या होता है, ऑडियंस मीन्स होता है श्रोता। जी हाँ दोस्तों, जो सुनते हैं, सुनवाई या पढ़ना। पढ़ना तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रीड मीन्स होता है पढ़ना, या दर्शक जो देखते हैं। तो ऑडियंस मीन्स होता है श्रोता, सुनवाई, दर्शक, पर रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। तो ऑडियंस का जो हिंदी पढ़ना लिखा हुआ ये तो गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट है केयर। केयर मीन्स क्या होता है, सावधानी बरतना, देखभाल करना, परवाह करना। और यदि देखना कहा जाए तो देखना तो होता है सी मीन्स देखना होता है, तो ये ऑप्शन गलत है इसमें। नेक्स्ट है कैपिटल। अब कैपिटल मीन्स राजधानी होती है। कैपिटल मीन्स क्या होती है, राजधानी होती है, दंडनीय होती है, और पूंजी भी कैपिटल मीन्स होता है। पर जो मूल शब्द है ये मूल शब्द नहीं होता है कैपिटल मीन्स। मूल को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनल। क्या कहते हैं, ओरिजिनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कैपिटल का सही हिंदी नहीं है। नेक्स्ट है कंडीशन। कंडीशन मीन्स होता है शर्त। क्या होता है, शर्त। शर्त होता है, और क्या होता है, अनुकूल होता है, स्थिति होती है, पर दशा नहीं होती है। सिचुएशन मीन्स दशा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है, तो डी ऑप्शन गलत है, दशा। सिचुएशन मीन्स होता है दशा, और कंडीशन मीन्स होती है शर्त, स्थिति या अनुकूल। नेक्स्ट है, जैसे कहते हैं ना कैसी कंडीशन है, कैसी कंडीशन है। कंडीशन मीन्स क्या, तो स्थिति। शर्त रखा जाता है, कैसा कहा जाता है, कैसी शर्त है, कैसी कंडीशन है, तो शर्त को इंग्लिश में कंडीशन ही कहते हैं। अनुकूल कहा जाता है, वहाँ का कंडीशन कैसा है, मतलब अनुकूल क्या है। तो फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शन सही है, पर दशा नहीं है, दशा मिस होता है, दशा को इंग्लिश में कहते हैं सिचुएशन। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स क्या होता है, कंपोजिशन मीन्स होता है रचना, प्रशमन, सम्मिश्रण, पर विश्लेषण नहीं होता है, विश्लेषण एनालिसिस कहते हैं। विश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि इसमें विश्लेषण क्या है, कंपोजिशन का हिंदी अर्थ नहीं है। रचना है, बिल्कुल है, प्रश्न भी है, सम्मिश्रण भी है। नेक्स्ट है क्लियरेंस। क्लियरेंस मीन्स क्या होता है, क्लियरेंस मीन्स होता है समाशोधन, अनुमति या निकासी, पर अस्वीकृति नहीं होती है। अपूर्वल मीन्स होता है अस्वीकृति, मतलब किसी को स्वीकार ना करना। तो क्लियरेंस मीन्स क्या होता है, समाशोधन करना, निकासी करना या अनुमति। नेक्स्ट है चेयरमैन। तो चेयर मीन्स होता है अध्यक्ष, ग्रामपति, सभापति, पर प्रधान नहीं होता है फ्रेंड्स। प्रधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रधान को इंग्लिश में कहते हैं चीफटेन। क्या कहते हैं, चीफटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि गलत है। नेक्स्ट है जनरेशन। अब जनरेशन मीन्स क्या होता है, जनरेशन मीन्स होता है जनन। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हो कि पीढ़ी भी होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन दर जनरेशन, उत्पादन,
बिल्कुल सही है, पर खेती नहीं होता है, खेती को इंग्लिश में कहते हैं फार्मिंग। क्या कहते हैं? फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसमें एक ऑप्शन कौन सा गलत मिला? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है की लिखा हुआ है, की मीन्स कुंजी होता है। जी हाँ दोस्तों, की मीन्स कुंजी होता है, सीमा होता है, साधारण नहीं होता है, आधारभूत होता है, सीमा होता है और कुंजी होता है, पर साधारण नहीं होता है। साधारण को इंग्लिश में सिंपल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है लिमिट। अब लिमिट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो लिमिट को हिंदी में कहते हैं, लिमिट को हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो लिमिट को हिंदी में कहते हैं, जैसे कहते हैं कि हद पार कर लेना या सीमा पार कर लेना या लिमिट पार कर लेना। तो फ्रेंड्स लिमिट मतलब सीमा। तो इसका राइट आंसर है डी। पर इस क्वेश्चन में हमें जो गलतियां मिल रही हैं वो हम आपको बताएंगे। वो गलतियां ये मिल रही हैं कि जैसे लिमिट एक हद होता है, सीमा होता है। तो फ्रेंड्स जो हद है ना, ये हद को इंग्लिश में कहते हैं टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट। और मर्यादा है ना, मर्यादा को क्या कहते हैं? मॉडिस्टी कहते हैं। और ढलान को स्लोप कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कैसा, क्योंकि एक हद होता है, एक लिमिट होता है। तो इसमें दो ऑप्शन हमें सही लिख रहे हैं, एक हद और एक सीमा। ए और डी ऑप्शन सही। और ढलान को स्लोप कहते हैं इंग्लिश में, और मर्यादा को क्या कहते हैं? मर्यादा को टू द एक्सटेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स यदि हम मान लेते हैं कि मर्यादा क्रॉस करना या सीमा क्रॉस करना, तो फ्रेंड्स सही बात है। फिर हम मान लेते हैं कि ए, सी और डी तीनों सही है, पर ढलान इसमें गलत होना चाहिए। ढलान क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? स्लोप होता है ढलान का। तो लिमिट का 3 ऑप्शन सही मिला और एक गलत मिला, कौन है? ढलान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मैनुअल, नेक्स्ट है मैनुअल। तो मैनुअल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनुअल को इंग्लिश में कहते हैं पुस्तिका, नियम पुस्तक और शारीरिक। परंतु फ्रेंड्स प्रायोगिक नहीं कहते हैं, प्रायोगिक को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है गलत है? वो डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है पैसेज। पैसेज को इंग्लिश में कहते हैं उद्धरण, मार्ग, व्याख्या, पर किराया नहीं कहते फ्रेंड्स। रेंट मीन्स होता है किराया। तो इसका गलत ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट। अब पोस्ट को इंग्लिश में क्या कहते, हिंदी में कहते हैं? पोस्ट को कहते हैं पद कहते हैं, डाक कहते हैं, चौकी भी कहते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, चौकी भी कहते हैं, पद भी कहते हैं, डाक भी कहते हैं, पर पद नाम सहित नहीं कहते। क्या कहते हैं? पद नाम सहित नहीं कहते। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो गलत है। पद नाम सहित को इंग्लिश में कहते हैं विद द नेम ऑफ द पोस्ट। क्या कहते हैं? विथ द नेम ऑफ द पोस्ट। तो इसका बी ऑप्शन जो कि है वो गलत है। अब फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर क्या दिया गया है? राइट आंसर जो अपनी अधीनस्थ ने दिया है वो सीमा को दिया गया है। वो सीमा को दिया गया है कि लिमिट मीन्स सीमा नहीं होता है, लिमिट मीन्स सीमा नहीं होता है, ढलान होता है, हद होता है, मर्यादा होता है। पर फ्रेंड्स हम कहते हैं कि ढलान होता है, ढलान नहीं होता है लिमिट मीन्स। ढलान को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी वो हम आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स ये शब्दावली से रिलेटेड टॉप 28 क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत मिले। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।